राकेश समोरिया जी हमारे साथ हैं। वो इसलिए हम उनके साथ अभी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वो तो छात्र जीवन से जुड़े हुए हैं, पहले से ही वो देख रहे हैं और उनके बहुत सारे छात्र हैं, वो पूरा अध्ययन रखते हैं। लेकिन एक जो बात यहाँ पर मैं आपसे समोरिया सर आपसे जानना चाहूंगा कि ये जिस संविधान की बात बार बार बाकी सभी पैनलिस्ट कर रहे हैं, विचारधारा के ऊपर भी हम लगातार चर्चा करते हैं, लेकिन आप उसमें ज्यादा हम नहीं जानना चाहेंगे। लेकिन इस संदर्भ में हम जानना चाहेंगे कि जो भारत का जो संविधान है या हमारे जो संविधान बनाते और संविधान निर्माताओं ने जो लोकतांत्रिक गणराज्य की संकल्पना रखी है, संसदीय कार्य प्रणाली की जो संकल्पना रखी है, जो सिद्धांत हमारे सामने दिया है, उस संकल्पना में जो राष्ट्र बनाना है, जो देश बनाना है, हालांकि तो उसमें कौन कौन से ऐसे स्तंभ है सर जिसको उन्होंने देखा कि ये महत्वपूर्ण पिलर है इस डेमोक्रेसी के। हम आमतौर पर हम देखते हैं, लेकिन उसमें जो विद्यार्थी हैं, छात्र है, युवा है, उनकी क्या भूमिका हो सकती है? कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जो ये गणराज्य बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं संविधान निर्माताओं के अनुसार, और उसमें विद्यार्थियों की क्या जिम्मेदारी हो सकती है? समोरिया सर। सभी को जय भीम। थोड़ा सा माफी चाहूंगा मैं प्रदीप भाई से, जो आप मेरा एक विशेष बात कहने की तरफ इशारा कर रहे थे। मैं तो तकनीक खामी से पूरी बात आपको सुन नहीं पा रहा था। मैं मुझे आप टोक दे बीच में, जो आप जो मुझे इंडिकेशन दे रहे थे वो प्रॉपरली मैं सुन नहीं पाया। कुछ तकनीक मिस्टेक थी, आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी। लेकिन बहुत ही एक समीचीन और बहुत ही व्यापक और गंभीर विषय आपने चर्चा के लिए रखा है, और इसमें कई बातें हैं। विद्यार्थियों का अपना पक्ष है, फुले अम्बेडकरवादी विचारधारा और उस वैचारिकता के आधार पर राजनीति, और उस राजनीति से निकलती ताकत से संवैधानिक राष्ट्र का निर्माण बहुत ही एक गंभीर चिंतन मंथन का विषय है। मैं अपने विद्यार्थी काल से एक आप छोटी सी उदाहरण से बात शुरू करता हूँ कि जब मेरा विद्यार्थी काल था, अंडर ग्रेजुएशन का समय था और इवन पोस्ट ग्रेजुएशन का समय था, वो एक ऐसा समय था जब देश भर पूरा मंथन था। बहुत बड़ा एक कहना चाहिए उठापटक का दौर था। वो एक तरफ मंडल का आंदोलन था, एक तरफ अयोध्या का आंदोलन था, और यकायक जब मैं अंडर ग्रेजुएट में था, कुछ 2-4 लोग हमारे पास आए कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट लागू हुई है उसके समर्थन में हमको रैली निकालनी है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस जमाने में 90 की बात मैं आपसे बता रहा हूँ, अगस्त 90 में मंडल के समर्थन रैली निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें झगड़ा ओबीसी के लोगों से ही करना। और मैं घर आया तो मैंने मेरे पिता से कहा कि मंडल के समर्थन रैली है, हमें उसमें जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, कहे जाना चाहिए, कुछ ऐसा क्लियर नहीं था। मेरे पिता ने मुझे दिशा दी कि हमें मंडल कमीशन की रिपोर्ट को समर्थन करने की रैली में शामिल होना चाहिए, भले ही वहां 1 आदमी हो, 2 आदमी हो, 4 आदमी हो, 6 आदमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन हमें खड़े होना चाहिए। अपनी सुरक्षा अवश्य करनी चाहिए, लेकिन कायरता भी नहीं दिखानी चाहिए, भागने। बाद में मुझे अब वो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई बात के दौर में कि मेरे पिता ने मुझे ऐसा क्यों कहा। लेकिन आज मैं इस मुकाम पे हूँ, बाबा साहब विचारधारा को बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्रपिता फुले की विचारधारा समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जो पीछे मैं अपने लड़कपन को देखता हूँ कि मेरे अंदर भी संशय था कि मुझे मंडल के आंदोलन में समर्थन में क्यों जाना चाहिए। मेरे पिता मेरी मदद को आगे आए कि मुझे क्यों जाना चाहिए। मेरा एक दृष्टि भ्रम साफ हुआ। अगर मेरे पिता इस बात को न जानते तो शायद मैं उस मंडल समर्थन की रैली में 90 में न जाता। हालांकि हमारा लाठीचार्ज भी हुआ, कुछ हमारे चोटें भी आई, सब कुछ हुआ वो, लेकिन ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो तब से लेकर आज स्थिति बहुत ज्यादा बदली नहीं है। 90 से लेकर 2020 तक स्थिति बदली नहीं है कि फुले और अंबेडकर के विचार के आधार पर हमारी निर्णय प्रक्रिया हो हमारे विद्यार्थियों की। ऐसा कैंपस में माहौल देखने में नजर नहीं आता। और वो ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि शिक्षा जो है, अब जैसे तथागत कह रहे थे कि आप अपना दीपक स्वयं बने, अगर हम तथागत किसी बात में आ जाएं तो राष्ट्रपिता फुले ने बहुत ही कैटेगरिकली कहा है कि यूनिफॉर्म यूनिवर्सल कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल। एजुकेशन कंपल्सरी भी हो, यूनिवर्सल भी हो, और सबके लिए भी हो, और सबके समान भी हो। बाद में बाबा साहब कह रहे हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा मूल में है, और शिक्षा
के बूते जो एक चारित्र के व्यक्तित्व निर्माण हमारे महापुरुष हमारे लोगों का करना चाहते थे, वो उसकी बात है। बाद के दौर में शिक्षा एक व्यावसायिक दक्षता हासिल करने के लिए, रोजगार हासिल करने के लिए, या हमें अच्छा कहीं नौकरी मिल जाए, इस दृष्टिकोण से शिक्षा का भी विकास हुआ। और जो एकांगीपन शिक्षा में आया बाद के दौर में कि एक व्यवसायिक दक्ष बन जाए लोग, नौकरी मिल जाए, या कोई बहुत टेक्निकल बन जाए, तो जो फुले अम्बेडकर को मानने वाले परिवार थे, लोग थे, उन्होंने भी ये सोचा कि मेरा बच्चा आईआईटी पहुंच जाए, एम्स में पहुंच जाए, अच्छा मेडिकल कर ले, अच्छा टेक्निकल कर ले, उसको ये फुले अम्बेडकर की बातें नहीं बताएंगे हम, उससे वो डिप्रेस हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, डिसअपॉइंट हो जाएगा, हम उसको बहुत अच्छा इंजीनियर बनाएंगे, बहुत अच्छा डॉक्टर बनाएंगे। हमने 2 पीढ़ी तक ये कोशिश की, बल्कि 3 पीढ़ी कोशिश की, कुछ बच्चे अच्छे प्रोफेशनल्स हमारे बने, लेकिन बाद में उन प्रोफेशनल्स में अम्बेडकरिज्म को या फुले की विचारधारा को इन्फ्यूज करना, उसको समाहित करना बहुत कठिन काम, बहुत कठिन काम। और यही विषय आप देख लीजिए कि आज जब आप कैडर की बात करने, मिशन मूवमेंट की बात करने लोगों के पास जाएंगे, तो मुझे खुद कई लोगों ने कहा, अनेक लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आपका बड़ा बढ़िया करियर है, बहुत कम उम्र में आपको सब कुछ मिला, आप यंगेस्ट प्रोफेसर हैं, आपको जीवन में बहुत कुछ मिल सकता है, आप कहाँ लग गए इसमें? अब उनको समझाना बड़ा भारी काम हो जाता है कि भाई हम लोग क्यों इसमें लगे हैं। तो ये एक हमारा जो एकांगीपन शिक्षा में आया, उससे हुआ। दूसरी बात ये हुई कि हमने न केवल वैचारिकता से हमारे बच्चों को दूर रखा, विद्यार्थियों को दूर रखा फुले अम्बेडकर की वैचारिकता से, जब वैचारिकता दूर है तो जो उस विचार के आधार पर हमारी निर्णय प्रक्रिया बनती है, जो हमारा व्यक्तित्व बनता है, जो हमारी पूरी एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है एक विद्यार्थी रूप में, जो आज का विद्यार्थी कालांतर में कल का वो प्रोफेशनल है, कल का वो लीडर है किसी न किसी फील्ड का, चाहे वो प्रशासन में है, चाहे वो शासन में है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, कहीं ना कहीं लीडर होता है। और वो पूरा का पूरा लीडरशिप डिवाइड है, उसमें उसकी वंचना हो गई पूरी विचारधारा की। तो हम जो शिक्षित होके, जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षित होगा वो दहाड़ेगा, मैं देख रहा हूँ वो दहाड़ नहीं रहे, मिमिया रहे हैं, वो मिमिया रहे हैं, वो अपने बॉस के सामने घिट्टी बांध के खड़े हैं। मैं तो बहुत दहाड़ते लोगों को देख नहीं पा रहा। क्यों नहीं देख पा रहा? क्योंकि विद्यार्थी जीवन में फुले अम्बेडकर के विचारों का समावेश नहीं हो पाया। और बाद के तो आप देखेंगे राजनीति, जब आप राजनीति को इतना एक संकीर्ण दायरे में हम लोग देख रहे हैं कि हर आदमी सोचता है कि राजनीति तो सबसे घृणित चीज है, सबसे नफरत लायक चीज है। लेकिन मैं हमारे लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर फुले एक राजनेता न होते, ज्योतिबा फुले एक राजनेता न होते, तो हम कहां होते आज? बाबा साहब अम्बेडकर एक राजनेता न होते तो हम कहां होते आज? तो जब फुले एक राजनेता के रूप में अपना योगदान देके गए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर न जाने कितनी विधाओं में पारंगत एक व्यक्तित्व, लेकिन जो सबसे कारगर हमारे सामने आज उनका व्यक्तित्व राजनेता के रूप में ही है। वो हमें प्रेरित भी करता है, उद्वेलित भी करता है, उनका व्यक्तित्व हमें शिक्षित भी करता है, हमें आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाता है। तो आज की पीढ़ी में जो अपने आप को फुले अम्बेडकर कह रहे हैं, वो राजनीति भले न करे, वो व्यवसायिक राजनीति भले न करे, वो नेतागिरी भले न करे, लेकिन वो एक वोटर के रूप में जो देश की राजनीतिक परिस्थिति, जो देश का राजनीतिक परिदृश्य है, और जहां से सरकारें बनती हैं, सरकारों का नीति निर्माण होता है, वो किस विचारधारा की आ रही है, उस राजनीति को एक वोटर के नजरिए समझने की आवश्यकता अवश्य है कि भाई किस प्रकार की राजनीति है, और उस राजनीति का हमारे फुले अम्बेडकर जैसे महापुरुषों की विचारधारा से क्या तारतम्य है, क्या कनेक्शन है, ये समझने की आवश्यकता अवश्य है। वो भले राजनीति न करें, लेकिन राजनीतिक समझ बहुत जरूरी है, मेरा ये कहना है। और साथी लोग विचार